मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर शफीक यासीन स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। कराची में एक नफ्सियाती हस्पताल, एक मरकज़ भी चला रहे हैं जो नफ्सियात से जुड़े मसाइल के ऊपर काम कर रहा है। न सिर्फ नफ्सियात से जुड़े मसाइल पर, बल्कि जो मनशियात के आदी अफराद हैं, लोग हैं, उनका भी वहाँ पर बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर शफीक यासीन का तारुफ ये है कि आप बहुत तवील अरसे से इस जो शोबा है नफ्सियात का, इससे वाबस्ता हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में और इस तरह दीगर ममालिक में अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दे चुके हैं, और इस वक्त मुकम्मल पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं और यहाँ पर जो नफ्सियात से जुड़े मामला हैं उस हवाले से काम कर रहे हैं। माशाल्लाह से 2 किताबें भी लिख रखी हैं इंसान की नफ्सियात के हवाले से, और ये सिलसिला भी माशाल्लाह से जारी है। डॉक्टर शफीक यासीन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, टॉपिक आज का है फ्रस्ट्रेशन, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, और फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू बहुत सारे मसाइल हैं। और जैसे मैंने अभी एक चीज़ की निशानदेही की कि एक ख़ास उम्र में पहुंच के लोग समझते हैं कि इंसान जो है उसका शिकार होता है जब उसको तवज्जो नहीं मिलती, ये इस तरह के मसाइल होते हैं। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा छोटे बच्चों में, नौजवानों में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और उससे कैसे बचा जाए, ये एक सवाल हमें भेजा गया कि हम इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन का लेवल किसी को क्या पता, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हुआ है। सड़कों पे जाते हैं लोग, हॉर्न दे रहे हैं, गाड़ियाँ एक दूसरे को मार रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, ये सब फ्रस्ट्रेशन ही शो कर रही है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। अब हमें सोचना ये पड़ेगा कि इसका इलाज क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाए, और लोग पूछना चाहेंगे क्या उसके लिए भी हमें नफ्सियात के डॉक्टर की ज़रूरत है। ये ज़रा चाहूँगा इस पे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी प्लीज़। बिल्कुल, गुड क्वेश्चन यासिर, एज यूजुअल आपने अच्छा सवाल पूछा बहुत। और फ्रस्ट्रेशन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटी में, और फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स, और साथ में फिर सुसाइड रिस्क को फिर लीड करती है। रोज़ मैं पेशेंट्स देखता हूँ, प्रैक्टिकल लेवल्स पे आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और उसके साथ डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, सुसाइड रिस्क होता है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब ओवर 28-29 ईयर्स जो मैं साइकेट्री कर रहा हूँ, मैंने भी साइकेट्री में चेंजेस देखी हैं सोसाइटी में, वक्त के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, फाइनेंशियल चेंजेस, और साथ साथ जैसे जैसे आई थिंक सोशल मीडिया में चेंजेस आई हैं, इंटरनेट जैसे एडवांस हुआ है, जैसे जैसे लोगों में मालूमात, इंफॉर्मेशन चाहे गलत हो सही हो, जिस तरह से आ रही है हर तरफ से, वो भी कॉज करती है इंफॉर्मेशन के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन। और फिर आई थिंक प्रैक्टिकल लेवल पे जब इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो बहुत से चैलेंजेस से डील कर रहा होता है, उससे रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन। और फिर मेरा सवाल ये कि रियल फ्रस्ट्रेशन वर्सेस ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो शायद एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, वो फ्रस्ट्रेशन। खैर, लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो बहुत हैं। और फिर इसका दूसरा लेवल ये है कि क्या फ्रस्ट्रेशन प्रेजेंट के हवाले से है, पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स गुजरे हैं उस हवाले से सोची आती हैं, फ्यूचर की एप्रीहेंशंस हैं, उससे रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन है। फिर यंग जनरेशन में जैसे आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे ये फ्रस्ट्रेशन के आगे की नाउमीदी, सोचें कि आगे मैं कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा अपना घर किस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे मैं क्या करने वाला हूँ, और एग्जांपल्स देखते हुए जो उनके थोड़े से बड़े हैं कि वो कहाँ हैं और क्या मैं उस पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा कि नहीं पहुँच जाऊँगा। हालात मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं। फिर मीडिया इटसेल्फ जब आप सुनते हैं और अलग अलग न्यूज़ आती हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स की हो, चाहे वो जंगों की हो, मुल्क में क्या दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है बहुत सी। आप ऐसे ऐसे चैनल्स देखते हैं जो इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि इंसान सुन के ही जो है ना परेशान हो जाता है। अच्छा भला इंसान भी जो है ना वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन की तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे परसीव करते हैं, उसको उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके इमोशंस पे और बिहेवियर पे कैसे आता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए
ओवरऑल बाकी फैक्टर्स तो इतने चेंज नहीं होंगे, लेकिन एज अ पर्सन हम अगर एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, कौम की बात कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एज फैक्टर, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, जो भी एक नया एक्सपीरियंस आपको होता है, उससे आप डील कैसे करते हैं, उससे कोप कैसे करते हैं, उससे जो है ना उसका आउटकम बदल सकता है। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक ऐसे एक्सपीरियंस को डील करते हुए आप उससे कुछ अचीव कर सकते हैं, और फ्रस्ट्रेशन को आप एक अचीवमेंट में चेंज कर सकते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि मुश्किल हालात जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस ही क्रिएट करें, उससे आप पॉजिटिव इमोशंस भी की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये इसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो ख़ास तौर पे अब कुछ बहुत सारा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, उसमें लोग ये पूछते हैं कि ये ट्रॉमा, इससे कैसे रिकवरी की जा सकती है, बैड एक्सपीरियंसेस वो लेकर आगे चलना। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनके बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो किसी न किसी ट्रॉमा में है। बच्चों के साथ खास तौर पे ये प्रॉब्लम है, जब ग्रोइंग एज के अंदर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। पहले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब लोगों को शायद इस बारे में इल्म हो रहा है कि इसको जो है वो ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिकवरी का कितने चांसेस होते हैं? क्या ऐसे केसेस के अंदर 100% रिकवरी हो सकती है कि वो अपने पास्ट को भुलाकर आगे की तरफ जाएं? इसका क्या प्रोसीजर होता है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर थोड़ी सी बात करें। ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ से देखें, ट्रॉमा में बड़ा फ़र्क होता है। एक वंस ऑफ ट्रॉमा और ऑनगोइंग रिकरेंट ट्रॉमा फ़र्क है। किस एज में उस किसी को ट्रॉमा हुआ है उससे फ़र्क पड़ता है। ट्रॉमा का एक्सटेंड क्या था, क्या वो इमोशनल ट्रॉमा था, क्या वो फिज़िकल अब्यूज़ का ट्रॉमा था, क्या वो सेक्सुअल अब्यूज़ था, उस पर डिपेंड करता है। फिर अर्ली डेवलपमेंट में जो फर्स्ट 3 to 7 ईयर्स एक बच्चे के होते हैं, उसमें उसकी पर्सनालिटी और डेवलपमेंट जो है कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, उसकी अटैचमेंट्स कैसी रही हैं, उसको प्यार मिला है कि नहीं मिला, एम्पैथी मिली है, फैमिली से टाइम मिला है, सिक्योरिटीज़ मिली हैं, इससे जो है ना स्ट्रेंथ आती है एक बच्चे के अंदर। तो वो उस किसी भी ट्रॉमा से डील करना उसके लिए कंपैरेटिवली बेहतर हो जाता है, और उसके आउटकम्स भी बेहतर हो जाते हैं, प्रोग्नोसिस भी बेहतर हो जाता है। जिस बच्चे की डेवलपमेंट शुरू से ही फ्रेजाइल रही हो, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी में, फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वो थोड़े से ट्रॉमा या छोटे इश्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा सकता है। और कई ऐसे हैं जिनमें रेजिलियंस होती हैं, बर्दाश्त होती है, उस ट्रॉमा से डील करने की ताकत होती है, तो फिर वो ट्रॉमा से निकल भी आते हैं। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, ट्रॉमा से ट्रॉमा ये वेरी करता है, और क्रॉनिक एंड एक्यूट ट्रॉमा पे वेरी करता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसके एक जनरलाइज्ड एक आंसर देना बड़ा मुश्किल है यासिर इसके लिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन इजी वर्ड्स चांसेस हैं कि वो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है, और अगर निकलता है तो वो और मजबूत होकर निकलता है। बहुत थोड़े लोग होंगे, लेकिन ये है कि इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट बहरहाल ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ हर चीज़ को लेट गो किया जाता है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि वो इन जैसे हसास इश्यूज़ को, अभी जैसे कुछ देर पहले आप केस के बारे में एक बता रहे थे, ख़ास तौर पे फैमिली रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई इस तरह की किसी कंडीशन ऐसी है कि मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर वो आगे कन्फ्रंटेशन, और कन्फ्रंटेशन लीड्स टू, फिर आपको पता है कि बहुत सारे और प्रॉब्लम होते हैं, वो डिवोर्स की तरफ जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है फैमिलीज़ के अंदर। ये एक बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, और आपके पास यकीनन इस तरह के केसेस आ रहे हैं और आप विटनेस कर रहे होंगे। कल के दो केसेस, जी प्लीज, कल के 2 केसेस मैं आपको बताता हूँ। अभी कल काफ़ी बिजी दिन गुजरा मेरा। अच्छा, कल बहुत बिजी दिन गुजरा। उनमें से मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल, एक आदमी आया, दूसरी दफ़ा आया, उसको लेके आया गया था, खुद नहीं आया था। वो कह रहा था मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे क्यों लाया गया। बेसिकली वो घर पे पिछले आया था, 2 महीने पहले भी आया था। कहता ऊपर छत से आवाज़ें आती हैं कि कोई इंसान है जो मेरे घर में घुसता है। फिर कहता है कि मुझे पता है कि ये कोई मेरे बीवी का लवर है,
उसका कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसको ये शक था कि कोई ऐसा है इंसान जिसको जो आता है रात को जब ये सो जाता है तो उससे मिलने के लिए आता है। उससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इतना फ्रस्ट्रेटेड था, रक्षा ड्राइवर था वो बेचारा काम नहीं कर पा रहा था। फिर उसने थोड़ा ड्रग्स ज़्यादा लेनी शुरू कर दी, उसका रक्षा बिक गया, काम उसने छोड़ दिया पिछले 6 महीनों में, फाइनेंशियली बिल्कुल नीचे की तरफ आया। उसके पड़ोसी भी आई थी, उसकी बहन भी आई थी साथ में। उसने कहा ये सारा इसकी दिमाग के अंदर है, ऐसी कोई रियलिटी बेस्ड नहीं है कि इसकी वाइफ का कोई अफेयर है, ये सब इसके दिमाग में। वो इस हद तक एग्रेसिव हो जाता था कि वो सोचता था कि मैं बीवी को मार दूँ या फिर अपने आप को मार दूँ। जब मैंने लास्ट टाइम उसको फरवरी में देखा था इस साल, तो दवाइयाँ लिखी, उसने 3 दिन दवाइयाँ खाई, उसके बाद दवाइयाँ नहीं खाई। जब कल आया तो बेसिकली यहाँ से उसकी गर्दन कटी हुई थी थोड़ी, उसने कोशिश की कि एक छुरी से गर्दन को काट ले ताकि वो मर जाए। और छुरी, उसने खुद कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी को भी मार दूँ। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ट्विंस उसके 8 साल के। और खैर वो ये कहता है मुझे पता है कि वो डिलीट कर दी थी मैसेजेस, उसके पास कोई एविडेंस नहीं था, नहीं उसके दिमाग में ये पक्की चीज़ बिलीव था कि उसकी बीवी का कोई ना कोई अफेयर है। अच्छा, वो इतना गुस्से में था और या फ्रस्ट्रेटेड था कि वो या तो अपने आप को मारना चाहता था या बीवी को मारना चाहता था। खैर मैंने उसे बाहर बिठाया, बीवी को, पड़ोसी को, बहन को ये समझाया कि देखें इसका एक ही तरीका है, अब वो ड्रग्स भी ले रहा है, वो साइकोसिस में चला गया है, इसको दाखिले की ज़रूरत है, दवाइयाँ वो खाएगा नहीं। तो इवेंचुअली वी एंडेड अप कीपिंग हिम इन द हॉस्पिटल, उसको इंजेक्शंस दिए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा था कि जब प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसके दिमाग में छोटा बिलीफ होगा, फिर नशा किया, वो ज़्यादा बड़ा बिलीफ बन गया, बढ़ते बढ़ते एक फ्रस्ट्रेशन के बाद दूसरी, उसने रक्षा भी बेच दिया, फाइनेंशियली बिल्कुल नीचे चला गया और इस पॉइंट पे आ गया कि वो कभी भी अपनी जान ले सकता है या किसी और की जान ले सकता है। इट्स अ बिग रिस्क, और आप ये खबरें पढ़ते हैं मीडिया में, इसका होता रहता है और फिर वो इवेंचुअली ये खबर में आ जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी उनकी चले आती है या किसी और की ज़िंदगी चले आती है। राइट, ये एक प्रॉब्लम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे केसेस इस तरह के हमें नज़र आते हैं और आजकल तो ख़ास तौर पे एवरी नाउ एंड देन इस तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे ये ऐसी सूरत हाल हो, ये दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते हैं। और लेकिन फ़र्क क्या है, ये ज़रा समझने की कोशिश करें कि वो जब भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं या उनके आसपास जो लोग कभी वो रियलाइज़ करते हैं कि इसके साथ अगर कोई नफ्सियाती मसला है तो वो डॉक्टर से रुजू करते हैं, ना कि वो उसके लिए कोई गंडे तावीज़ का इंतज़ाम करते हैं या इस तरह के काम करते हैं। और उससे फिर ये नतीजा निकलता है कि उसमें हमें बतदरीज उस तरह के पेशेंट्स के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाती है और बहुत सारे इस तरह के वाक़यात से वो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये अभी तक कल्चर डेवलप नहीं हुआ है कि अगर नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाएँ, अब ये मैंने बड़ा देखा है, मुझे बड़ा, क्या मैं कहूँ, एक फ़ीमेल उनकी पेशेंट थी उनके घर में, उन्होंने कहा कि अगर हम इनको ले जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये बात फ्लोट हो जाएगी और फिर इवेंचुअली हमारे यहाँ हर चीज़ को जो है वो एसोसिएट किया जाता है कि उसकी शादी के ऊपर जो है प्रॉब्लम होगी, देन हम इसको जो है कुछ नहीं कर सकेंगे, तो इसको इस कंडीशन में रहना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है और फिर एक वक्त आएगा वो शायद खुद ठीक हो जाएगी। ये जब सोच होगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके पास तो यकीनन इस तरह के केसेस आते होंगे कि हमारी बहुत ज़्यादा यासिर, और ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये, आप डिनाइल में हैं या आप ये सोचते हैं कि नफ्सियात के इश्यूज़ बहुत कम लोगों के साथ होते हैं और जहाँ पे आपकी लड़की या आपके लड़के की कहीं शादी होने वाली है, तो ये आप समझ लें कि हर दूसरा इंसान आजकल नफ्सियात के प्रॉब्लम से गुजर रहा है और ये इसमें किसी को बताने में कोई होना नहीं चाहिए हर्ज के आप बताएं कि नफ्सियात के इश्यूज हैं, ओपनली बताएं। डॉक्टर्स के साथ भी हो सकते हैं, बिल्कुल मेरे साथ हुए हैं, डिस्टर्ब रहे हैं। मेरे भाई की डेथ हुई बड़े यंग एज में और जाहिर है मैं खुद बड़े डिप्रेशन से गुजरा हूँ और डिप्रेशन से गुजरना, एंजाइटी से गुजरना, मायूसी की सोचें आना, ये इतना अनकॉमन नहीं है। हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम से गुजरता है और ये नफ्सियात की इश्यूज हर एक के साथ हो सकते हैं। अब दूसरी एग्जांपल मैं वो भी देना चाह रहा था, जो असल में जब ये रक्षा ड्राइवर को ही देख रहा था, कल 5 एडमिशन्स तो हॉस्पिटल में हुए और उनमें से 3 नशे के हवाले से थे और साथ में ये फ्रस्ट्रेशन जिसकी हम बात कर रहे थे,
इसका बड़ा गहरा ताल्लुक फ्रस्ट्रेशन से है, इसमें थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन जब मैं ये बात कर रहा था रक्षा ड्राइवर से और मैं लेट हो गया, आते आते तकरीबन 10 साढ़े 10 बज गए इस पेशेंट को निपटाते हुए, तो मेरे नेबर से कॉल आई कि हमारे नेबर में 4-5 घर छोड़ के ही एक कपल है और फिर उनकी वाइफ के साथ थोड़ा नफ्सियात का मसला हुआ। तो मैं हॉस्पिटल से खाए भी गया, सीधा अपने नेबर के पास चला गया। मैंने कहा चलें, पड़ोसी हैं, प्रॉब्लम में उनके पास चले आता हूँ। तो वहाँ जाके बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेशन से ही रिलेट करती है कि एक फीमेल मैरिड कपल जिनके बच्चे बड़े हो गए, अच्छे फाइनेंशियली सिक्योर लेकिन सेंसिटिव नेचर की मदर जो कि अब शायद 50s में हैं, लेकिन ख़ुद उनकी मदर की डेथ अभी 3 साल पहले हुई और उसके 28 दिन बाद उनकी बहन की डेथ हुई। तो वो एक ट्रॉमा से 3 साल पहले ही गुजरी और फिर वो कह रहे थे कि पिछले 4-5-6 महीनों से वो डिप्रेशन में लग रही थी काफ़ी ज़्यादा और वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने कोई इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी कि थोड़ा सा दिखाया डॉक्टर को, एंटी डिप्रेसेंट उन्होंने स्टार्ट की। फिर उसके बाद के अचानक से ही उनके फैमिली में यंग बच्चे की डेथ हुई और वो जब वहाँ गई तो बहुत रोई। और हुआ ये कि वो जब एक ट्रॉमा एक फिर आया सामने ना डेथ की सूरत में, तो पिछली जो डेथ थी या ग्रीफ था जो माँ से रिलेटेड था, बहन से रिलेटेड था, वो ट्रिगर हुआ और फिर एक एक्यूट साइकोटिक एपिसोड में चले गई कि वो खामोश हो गई, हाथ से लिखने लगी, मुंह से बोलना बंद कर दिया उन्होंने, खाना पीना बंद कर दिया। कहने लगी मुझे ज़िंदा दफना दिया जाए, मुझे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आया है कि मैं अब मर चुकी हूँ दुनिया के लिए, अब मुझे दफना दें। ठीक है। और बिल्कुल डिप्रेशन में, अब वो ना बात करती हैं ना किसी से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो और कह रहे हैं कि रमज़ानों में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो गई थी। तो मेरा इम्प्रेशन यही है कि वो जब ट्रॉमा से गुजरी पिछले और फिर डिप्रेशन में गई तो प्रोटेक्टिव होता है रिलीजन कि मैं रिलीजन में ज़्यादा चले आऊँ तो शायद मैं इस डिप्रेशन से निकल आऊँ। और बहुत इंटेंस रिलीजन भी जो है ना, जब आप सुन रहे होते हैं तो हमारा रिलीजन भी आपको रियलिटी दिखाता है कि जहन्नुम और दोज़ख और क्या बुराई का क्या नतीजा हो सकता है। तो वो कई दफ़ा आप अगर पहले से डिप्रेशन में हैं और आप बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलीजन की तरफ उसमें जाते हैं तो वो भी उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है, उसे फीलिंग ऑफ इमोशंस और फियर को और फैक्टर को और एंजाइटी को। और मैं समझता हूँ उसमें थोड़ी सी स्लीप डिप्राइव भी रही इसलिए कि वो रात को सोती नहीं थी, ज़्यादा रिलीजन के बारे में पढ़ती रहती थी। तो ये कि बिल्कुल एंड में आके बिल्कुल सीवियर डिप्रेशन में चले गई। तो अब वो भी रिस्क है कि वो खा भी नहीं रही और कमज़ोर हो गई हैं, तो वहाँ पे भी रिस्क है, हेल्थ डिटीरिएट करेगी। तो अलग अलग स्टोरीज़ हैं यासिर, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जो है ना आपको कभी नशे की तरफ ले जाता है, कभी रिलीजन की तरफ ले जाता है, कभी जो है किसी और ईटिंग उसकी तरफ ले जाता है कि आप इतना ज़्यादा खा पी रहे हैं, कोई ना कोई मैलेडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म की तरफ ले जाता है। आप समझते हैं कि ये आप करेंगे तो शायद इससे निकल आएंगे डिप्रेशन से। अब एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना उसमें आंखें बंद कर लेते हैं और कहीं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम जब आता है ना, उस प्रॉब्लम को फेस करना बड़ा ज़रूरी है, उस फ्रस्ट्रेशन को, उससे आंखें बंद कर लेना और सोचना कि खुद ब खुद वो डील हो जाएगा, वो फिर अंदर अंदर रहता है, ऐसा ज़ख्म बन जाता है जो बाद में फिर वो एब्सेस जैसे बना देता है और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। इमोशनल एब्सेस भी बन जाता है क्योंकि अगर आपने उसको डील नहीं किया टाइम पे और उसको छोड़ दिया और जैसे जैसे फ्यूचर में वो आपने समझा कि आप वो मसला ख़त्म हो गया, वो असल में रहता है कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पर दिमाग के अंदर, और वो बाद में आके आपको हॉन्ट करता है, तंग करता है। बिल्कुल ठीक है, इसको डील करना बड़ा ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है जी। और इसके लिए सबसे पहले अच्छा एक चीज़ का और ख्याल रखा जाए, हमारे यहाँ वैसे तो माशाल्लाह हर चीज़ का डायग्नोसिस आपको पता है, हर शख्स करने के लिए हम वक्त तैयार है, वो बड़ी जल्दी जल्दी डायग्नोसिस भी कर लेते हैं। लेकिन ये मामलात को समझने के लिए जो है ना, ख़ास तौर पे इस तरह के अगर मामलात हो तो डॉक्टर से रुजू कर लेना ही बेहतर है। वैसे तो मैं इसलिए नहीं कहता, बुखार नज़ला खांसी के लिए हर शख्स ही आपको कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब कर देता है, मैं उसके भी बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर नोज बेटर, अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो बेहतर जानता है, ये उसका फील्ड है, उसका शोबा है। तो अगर आप उससे रुजू कर लें
तो कोई कबाहत नहीं है, वो आपको बेहतर तौर पर बता सकता है। लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर जो मसाइल होते हैं, इसमें तो ख़ास तौर पर आपको जो माहिर नफ्सियात है उससे रुजू करने की ज़रूरत है। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, वैसे तो हम हर बीमारी में कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर ही पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन ये एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जाने के ही का एक बहुत तवील एक मरहला तय करके वो मरीज़ उसका शिकार होता है। तो इसी तरह जब वो ठीक होता है तो उसको थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर तवज्जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और डॉक्टर साहब, ये तवज्जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ देखने में आया है, अब पेशेंट तो शायद फिर भी ठीक होना चाहता हो, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि जो फैमिली होती है ना, वो कहती है यार बहुत देर हो चुकी है, शायद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अब इसके साथ और कितना वर्क किया जाए, ये किया जाए, और फिर वो एक स्टेज पर आके उसको गिव अप कर देते हैं। इससे कितना नुकसान होता है ये तो ज़रा बताइए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते होंगे, साल भर पहले आए, फिर वो ठीक हुआ और उसके बाद पता चला वो सेम स्टेट में वापस चले गया, उसी कंडीशन का शिकार हो गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बारे में भी कल ही की एग्जांपल है मेरे पास। पेशेंट आई थी, बेचारी डिप्रेशन की पेशेंट, और काफ़ी उसको क्रॉनिक डिप्रेशन है, साथ में कुछ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हैं। एक दफ़ा एडमिट भी हुई है मेरे पास। अब वो ठीक हो रही थी और ठीक ठाक अराउंड 70% बेहतर भी हो गई, लेकिन दवाइयों पे थी। और वही आपने जो कहा, उसके शौहर ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, भाई 3-4 बच्चे हैं, तुम घर का काम नहीं कर पा रही हो, मैं काम पे जाता हूँ, घर आता हूँ तो अभी तक तुम इतनी दवाई ले रही हो, इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ दवाइयों का, डॉक्टर की फ़ीस, तुम्हें लेके जाना अपॉइंटमेंट्स पे, आखिर ये इलाज कब तक चलेगा। तो बेसिकली हुआ ये कि वो उसके बाद 3-4 स्टेप्स पीछे की तरफ आ गई। उसने देखा कि जो मेरा सपोर्ट है, मेन जो मेरे शौहर है, वही जो है हिम्मत हार रहा है, ये ऐसे सवालात उठा रहा है कि मैं कब तक तुम्हारा बोझ बर्दाश्त करूँगा। इन अ वे क्वेश्चन भी हो गया कि भाई मैं शायद दूसरी शादी कर लूँ अगर तुम बच्चे भी नहीं संभाल पा रही, या कैसे करोगे डिप्रेशन में, मैं तुम्हें कितने अर्से बर्दाश्त कर पाऊँगा। तो ये जो है ना बड़ी सिक्योरिटीज़ देती हैं। इनसिक्योरिटीज़ एक फ़ीमेल को या मेल को, किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, अगर आपकी क्लोज़ फैमिली से सपोर्ट की जगह ऐसी फीलिंग्स आ रही हों या ऐसे सवालात आ रहे हों जो डिस्करेज करें आपके ट्रीटमेंट को या सपोर्ट्स को, और ये एक तरह से फिर ज़ाहिर क्वेश्चन होता है कि आप कितना प्यार करते हैं, आपका कितना अनकंडीशनल लव है आपका किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उसके प्रोग्नोसिस पे। डॉक्टर